Good morning, students. Today I am going to explain chapter number 10, which is magnetic classification of substance. Classification of substance according to their magnetic behavior. There are three types. First is diamagnetic substance. Substance when placed in magnetic field are feebly magnetized opposite in the direction of the magnetizing field are called diamagnetic. Means diamagnetic substance वो substance होते हैं जिनको किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख दें तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा मैग्नेटाइज हो जाते हैं. पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड आर फेबली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड. ऐसे सबस्टेंस जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वो मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में थोड़ा सा मैग्नेटाइज हो जाते हैं, उनको पैरामैग्नेटिक कहते हैं. और थर्ड आपका है फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड. यानी ऐसे सबस्टेंस जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखें और वो उसी के डायरेक्शन में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाए तो उन्हें फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस कहते हैं. ओके, थैंक यू. नाउ अब देखते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है. व्हेन अ पीस ऑफ आयरन बार इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द सबस्टेंस बिकम्स मैग्नेटाइज. जब हम आयरन बार पीस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटाइज होने लगता है. ठीक है, द मैग्नेटिज्म सो प्रोड्यूस. इस तरह से जो इसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है इसी को इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म कहते हैं, जैसे करंट इंड्यूस्ड होता था उसी तरह से. एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन. और इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं. द नंबर ऑफ मैग्नेटिक, दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ इंडक्शन इनसाइड द मैग्नेटाइज्ड सबस्टेंस क्रॉसिंग यूनिट एरिया नॉर्मल टू देयर डायरेक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन. जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही होंगी. यहाँ एक फिगर है, यहाँ हमने मान लिया है कि एक बार मैग्नेट है, इसके परपेंडिकुलर जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी वही एक्वायर करती हैं कि कितना मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, जैसा कि कॉइल में हम पढ़ते थे. सेम चीज़ है. ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें हमने आयरन बार को रख दिया है. अब ये मैग्नेटाइज होने लगा तो मैग्नेटिज्म का डायरेक्शन ये होता है एन से एस की ओर, एन पोल से एस की ओर डायरेक्शन. तो जब हम रखते हैं, जब ये पूरा मैग्नेट बन जाता है तो ये फ्लो हो जाता है, इस तरह से फ्लो होने लगेगा. ओके, थैंक यू. अब हम पढ़ते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. हम किसी आयरन बार या फिर कह सकते हैं कंडक्टर ऑफ मैग्नेट को रखते हैं अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होता है? इफ़ इट रिप्रेजेंट द एक्सटेंट टू विच द सबस्टेंस इज मैग्नेटाइज. यानी सबस्टेंस को कितना ज़्यादा हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं उसी को कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म. यानी पर यूनिट वॉल्यूम में उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कह सकते हैं. ठीक है. सेकंड होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसको एच से डिनोट करते हैं. मीन्स ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. यानी जिस मैग्नेटिक फील्ड में हम द कैपेबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू द मैग्नेटिक सबस्टेंस इज कॉल्ड. जिस मैग्नेटिक फील्ड में हम रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, उस मैग्नेटिक फील्ड की कैपेबिलिटी कितनी है मैग्नेटाइजेशन की, उसको एच से डिनोट करते हैं. एच इज इक्वल टू वेक्टर पी जो कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है अपॉन म्यू नॉट जो कि रिलेटिव परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की, माइनस एम वेक्टर एम जो कि इंटेंसिटी होती है मैग्नेटाइजेशन की. थर्ड है मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू. द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, ये रेशियो होता है मैग्नेटिक इंडक्शन का और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का रेशियो होता है. रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है? इट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द सबस्टेंस टू द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. अभी हमने म्यू की वैल्यू निकाली थी वेक्टर बी अपॉन वेक्टर एच. तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? जो परमिटिविटी आपकी आती है वो और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का रेशियो होता है, या मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक इंडक्शन इन फ्री स्पेस का जो रेशियो होता है, ऐसा भी कह सकते हैं. सस्पेक्टिबिलिटी क्या होती है? वेक्टर एम यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. होता क्या है पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस के लिए? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल होता है. प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट बढ़ जाता है. एक्साई एम पढ़ते हैं इसको. यह एक्साई एम आपका क्या होता है? मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी बताता है, जो कि एक कांस्टेंट टर्म होता है. तो मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी इज इक्वल टू क्या हुआ? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. अब हम रिलेशन पढ़ेंगे म्यू और एक्साई एम, यानी रिलेटिव परमेबिलिटी और सस्पेक्टिबिलिटी में रिलेशन. वी नो दैट कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है मैग्नेटिक इंडक्शन अपॉन म्यू नॉट माइनस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. ये होता है. यहाँ से हमने कैलकुलेट करके भी निकाल लिया म्यू नॉट ब्रैकेट में एच प्लस एम. लेकिन जो एम होता है, एम की वैल्यू आपकी होती है एक्साई एम इंटू एच, क्योंकि एक्साई एम होता है एम अपॉन एच
अभी हमने पढ़ा था। तो m इज इक्वल टू xi/mh, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, h दोनों में से कॉमन कर लिया। अब वी नो दैट कि मैग्नेटिक इंडक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। हटाते हैं तो कांस्टेंट बढ़ता है, उसी को मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहते हैं। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें, दोनों तरफ से h कट जाएगा, म्यू नॉट का लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे, अपॉन में आ जाएगा, म्यू अपॉन म्यू नॉट, वी नो दैट इट इज रिलेटिव परमेबिलिटी 1 प्लस xi/m, ये दोनों में रिलेशन आ जाता है, इस पर न्यूमेरिकल लगेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्यूरी टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द टेम्परेचर अबव विच अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक, यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बनने लगता है, इसी टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। डिनोट करते हैं टी, सफिक्स में सी लगा देते हैं। आयरन के लिए क्यूरी टेम्परेचर 770 डिग्री सेंटीग्रेड, निकल के लिए 358 डिग्री सेंटीग्रेड। देन आफ्टर वी रीड अबाउट द क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ फॉर डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए एक्साइम जो आपकी सस्पेक्टेबिलिटी होती है वो डिपेंड नहीं करती टेम्परेचर पे, यानी क्यूरी टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं करेगी, तो वो इंडिपेंडेंट रहेगा। लेकिन पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होता है, ये डिपेंड करता है, वैरी करता है, जैसे जैसे टी वैरी करेगा, इन्वर्सली वैरी करेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे एक्साइम कम होता चला जाएगा। ग्राफ हमने यहाँ दिखा दिया है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्या होता है, ये कुछ टेम्परेचर तक, लो टेम्परेचर पे ये क्या रहेगा, बहुत ही क्रूशियल रहेगा, कॉम्प्लेक्स रहेगा, ठीक है, यानी घटेगा बढ़ेगा ऐसा होगा। लेकिन उस टेम्परेचर पे, यानी लो टेम्परेचर जो हम क्यूरी टेम्परेचर मानते हैं, उसके बाद ये वैरी करने लगता है, जैसे पैरामैग्नेटिक में वैरी कर रहा था उसी तरह। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज पढ़ते हैं हिस्टेरेसिस के बारे में। तो हिस्टेरेसिस एक्चुअली होता क्या है, व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट इज़ मैग्नेटाइज्ड बाय इंडक्शन, यानी जब कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो मैग्नेटाइज होने लगता है। अब जब वो मैग्नेटाइज होने लगेगा, कैसे होगा ये हम देखते हैं। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमने लगाई, मान लीजिए h है, सपोज दैट, और ऑब्जेक्ट जो मैग्नेटाइजेशन उसका होने लगा ऑब्जेक्ट का वो m है। तो अब कर्व पे इसको देखते हैं, हिस्टेरेसिस कर्व कैसे बनता है। यहाँ कर्व देखते हैं, ये h हम डिनोट कर रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के डायरेक्शन को, और ये है ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड उसकी यानी मैग्नेटाइजेशन बढ़ रहा है। सपोज दैट कि h की स्ट्रेंथ हमने ओरिजिन से f तक बढ़ाई, तब कर्व इस तरह से आपका जाता है O से A तक। अब जब हम फिर से F से O तक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाते हैं, तो यही डायरेक्शन कर्व का ओरिजिन पे नहीं आता, यानी ज़ीरो नहीं होता, ये B तक रिटेन हो जाता है, यानी O से B तक रिटेन हो गया, यानी सबस्टेंस में कुछ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ रिटेन हो जाती है। इसको रिटेंटिविटी कहते हैं, यहाँ मैंने दिखाया है। अब वही हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाते हैं, तो जो रिटेंटिविटी थी वो कम होती चली जाती है, ऑब्जेक्ट धीरे धीरे डीमैग्नेटाइज हो जाता है। अब फिर से क्या करें, यानी इस डायरेक्शन में अब हम ऑब्जेक्ट को फिर से C से O यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में फिर से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो ऑब्जेक्ट का मैग्नेटाइजेशन इस डायरेक्शन में होता है और वो पहुंच जाता है D पॉइंट तक, C से होते हुए D पॉइंट तक। अब फिर से O से हम F तक अगर बढ़ाते हैं, यानी हम O से C तक लेके गए थे, अब यहाँ तक बढ़ा था, अब अगर हम C से फिर से O तक लेके आते हैं, तो मैग्नेटिक जो मैग्नेटाइजेशन है वो फिर से अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा, ज़ीरो पे नहीं आता, कुछ रिटेन हो जाता है। तो ये रिटेंटिविटी आपकी अपोजिट डायरेक्शन में रिटेंटिविटी हो जाती है, ये अपोजिट डायरेक्शन में ये रिटेंटिविटी हो जाती है। अब अगर हम O से F तक फिर से बढ़ाते हैं, तो ये कर्व आपका ऐसे जाता है और यहाँ पर पहुँचता है। ये जो आपका लूप, एक लूप टाइप का बन गया क्लोज, इसी को हिस्टेरेसिस लूप कहते हैं या हिस्टेरेसिस कर्व कहते हैं। ये आपकी रिटेंटिविटी टोटल हो जाती है और ऑब्जेक्ट जो डीमैग्नेटाइज करने पर कुछ कोर्स उसमें रह गया था, इसको कोर्सिविटी कहते हैं। ये और ये यहाँ से यहाँ तक आप कह सकते हैं, ये इसका क्या है, कोर्सिविटी, इसको कोर्सिविटी कहते हैं। अब दो चीज़ें इसमें आती हैं, यहाँ मैंने दिखाया है द मैग्नेटाइजेशन M रिमेनिंग इन द सबस्टेंस व्हेन द मैग्नेटाइज फील्ड इज रिमूव्ड। यहाँ मैग्नेटाइज फील्ड रिमूव कर दिया गया था वापस आने पर, तभी कुछ रिटेन हो गया था, इसी को हम कहते हैं रिटेंटिविटी। कोर्सिविटी भी मैंने आप दिखाया है यहाँ पर। थर्ड हिस्टेरेसिस मैंने बना दिया है। लॉस क्या होता है ये देखते हैं। अब होता क्या है,
जो एनर्जी होती है सब्सटेंस की वो लॉस होती है, जो पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी लॉस होगी इस पूरे प्रोसेस में, उसमें होगा क्या, उसी लॉस को हम हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। ओके, थैंक यू।